हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अनुवाद शिक्षण संबंधी कुछ सावधानियाँ, सम प्रिकॉशंस रिगार्डिंग टीचिंग ट्रांसलेशन। तो आइए इसी संबंध में हम बात करते हैं। अनुवाद शिक्षण की पूर्ण सफलता के लिए अध्यापकों को कक्षा में अनुवाद कराते समय कुछ सावधानियों को रखना पड़ता है। एक अच्छे अनुवादक के लिए यह ज़रूरी है कि उसे दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो, अर्थात स्रोत या भाषा यानी जिस भाषा से उसे अनुवाद करना है और लक्ष्य भाषा यानी जिस भाषा में उसे अनुवाद करना है, इन दोनों भाषाओं पर उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। छात्रों को कराया जाने वाला अनुवाद कार्य भाषा शैली एवं भाव की दृष्टि से कक्षा के छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। अनुवाद के लिए चुना गया अनुच्छेद छात्रों की योग्यता के अनुसार सरल तथा सुबोध होना चाहिए। अच्छे अनुवादक को उस विषय का ज्ञान भी होना चाहिए जिस विषय से संबंधित रचना का वो अनुवाद कर रहा है। किसी भी विषय का अच्छा ज्ञान होने पर उस विषय से संबंधित तकनीकी शब्दों को अनुवादक सही स्थान पर प्रयुक्त कर सकता है, जिससे अनुवाद में मूल रचना का पूरा भाव स्पष्ट हो सकेगा। अनुवादक में मूल रचना का उद्देश्य और भाव समझ पाने का गुण होना चाहिए, ताकि वह मूल रचना का भाव समझकर लक्ष्य भाषा में उस रचना के भाव को प्रकट कर सकें। पहले तो अनुवाद करने वाला एक अध्यापक ही होता है, क्योंकि वो छात्रों को सिखाता है। कोई भी अनुवादक शिक्षक को किसी भी भाषा किसी भी रचना का अनुवाद करते समय ज्यों का त्यों प्रस्तुत ना करके सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत करने आने की कला होनी चाहिए। साथ ही साथ दोनों भाषाओं के व्याकरण पर उसकी पकड़ होनी चाहिए। यद्यपि संस्कृत भाषा में शब्दों के क्रम में उलटफेर करने से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, फिर भी अनुवादक की सरलता के लिए संस्कृत के वाक्यों को या वाक्यों का क्रम भी हिंदी के समान ही होता है, अर्थात पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया। ये संस्कृत की अपनी विशेषता है कि इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया का क्रम आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ का संस्कृत में अनुवाद अहम विद्यालयम गच्छामि किया जाता है, फिर भी इसके क्रम को बदलने यानी विद्यालयम अहम गच्छामि विद्यालयम अहम गच्छामि अहम विद्यालयम से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अनुवाद कार्य के लिए संस्कृत व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है, अतः छात्रों को अनुवाद शिक्षण से पूर्व व्याकरण का ज्ञान अवश्य करा देना चाहिए। अनुच्छेद की मूल भाषा एवं शैली के अनुरूप ही अन्य भाषा में अनुवाद होना चाहिए। अनुवाद करते समय ध्यान रखना चाहिए कि मूल भाषा में प्रयुक्त भावों की उपेक्षा न हो। मूल और अनुवाद की प्रकृति का छात्रों को ज्ञान होना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक जब ज्ञान कराएगा उसे ज्ञान होगा तभी वह छात्रों को ज्ञान करा पाएगा। अनुवाद पाठ योजना व्याकरण पाठ के आधार पर की जानी चाहिए। छात्रों के अनुवाद कार्य का संशोधन अवश्य किए जाना चाहिए, ताकि छात्र अनुवाद के शुद्ध रूप से परिचित हो सकें। अनुवाद कार्य में कुशलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास का विशेष महत्व है, अतः छात्रों को अभ्यास कार्य अवश्य कराया जाना चाहिए। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कुछ बातों का ज्ञान परम आवश्यक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वे हैं वचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन एक वस्तु के लिए, द्विवचन 2 वस्तुओं के लिए, बहुवचन 2 से अधिक वस्तुओं के लिए। सम्मान प्रदर्शन के लिए बहुवचन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में अनुवाद करते समय छात्रों को वचन का प्रयोग करते समय अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए। ऐसा न हो कि सम्मान सूचक में तो हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ भी एक वचन का ध्यान न करके सम्मान में हम बहुवचन का प्रयोग कर देंगे तो अनुवाद कार्य गलत हो जाएगा। दूसरा बिंदु आता है पुरुष। संस्कृत में पुरुष भी 3 ही होते हैं। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, जिसके विषय में बात कही जाए, सा, वह, तो, वे दोनों, ते, वे सब, भवान आप, भवंतो आप दोनों, भवंता आप सब। मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाए, त्वम तुम, युवम तुम दोनों, यूयम तुम सब। उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं बात कहने वाला, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, यानी कि सा, तौ, ते, अहम त्वम, युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। तो इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा पुरुष है जिसका प्रयोग किया जाना है। इसी के साथ हम देखेंगे कर्ता। क्रिया के करने वाले कर्ता के लिए कर्ता कहते हैं।
कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया से पहले कौन लगाने से उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है उसे ही कर्ता कहते हैं। यहाँ पर इस बिंदु को ध्यान रखना चाहिए। कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया से पहले कौन लगाने से उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है उसे ही कर्ता कहते हैं। क्रिया जिससे किसी काम को करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। काल क्रिया के 3 प्रमुख काल होते हैं। वर्तमान काल जिससे चल रहे समय का बोध होता है। संस्कृत में इसके लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल जिससे बीते हुए समय का बोध हो। संस्कृत में इसके लिए लंग लकार का प्रयोग होता है। थर्ड पॉइंट में हम देख रहे हैं गा में भविष्यत काल जिससे आने वाले समय का बोध हो। संस्कृत में इसके लिए लुट लकार का प्रयोग होता है। इनका ज्ञान अवश्य करा देना चाहिए। ये है काल, वर्तमान काल यानी कि वर्तमान समय जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है और भविष्यत काल जो आने वाला है, आने वाले समय के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद लिंग का ज्ञान भी छात्र छात्राओं को करा देना चाहिए, जिसमें संस्कृत में लिंग का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग इससे पुरुष जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग इससे स्त्री जाति का बोध होता है। नपुंसक लिंग जिससे ना पुरुष जाति का बोध होता है और ना स्त्री जाति का बोध होता है। अनुवाद करते समय छात्रों को लिंग प्रयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए। फिर से बता देते हैं, इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग इससे पुरुष जाति का बोध होता है, ये पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। नपुंसक लिंग जैसे ना पुरुष जाति का बोध होता है और ना स्त्री जाति का, जैसे पुष्प। अनुवाद करते समय छात्राओं को लिंग प्रयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट ज्ञान होना चाहिए अनुवाद करते समय कारक का। कारक भी महत्वपूर्ण है। सामान्यतः कारक 8 माने जाते हैं, परंतु संस्कृत में 6 कारक होते हैं। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। संबंध और संबोधन को कारक रूप में नहीं माना जाता। प्रत्येक कारक को विभक्ति एवं चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं, इनको हम देख सकते हैं। यहाँ पर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन इसमें सभी दे दिए गए हैं। ये यूपी बोर्ड के अनुसार दिया हुआ है पैटर्न। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कर्ता प्रथमा विभक्ति का, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी, संबोधन प्रथमा। तो प्रथमा का चिन्ह है ने, द्वितीया का है को, तृतीया का से विद के द्वारा, चतुर्थी को के लिए और पंचमी से फ्रॉम अलग होने के अर्थ में, षष्ठी का के, की, राधे, री, नाने, नी, सप्तमी में पर, संबोधन हे, वो, अरे आदि आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पद। संस्कृत भाषा में हमेशा पदों का ही प्रयोग होता है। पद 2 प्रकार के होते हैं, सुबंत और तिङंत। शब्दों में सु इत्यादि प्रत्यय लगाए जाते हैं, इसलिए इनसे निर्मित पद सुबंत कहलाते हैं। धातुओं में तिप इत्यादि प्रत्यय होते हैं, इसमें गलत लिख गया है, तिप होते हैं, इसलिए इनसे निर्मित क्रियाएं तिङंत कहलाती हैं। अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता को ढूंढना चाहिए, इसके बाद कर्ता के वचन और पुरुष पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संस्कृत में यह संस्कृत अनुवाद शब्द रूप तथा धातु रूप के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। छात्रों को उन्हें रटने में बहुत कठिनाई का अनुभव होता है। ऐसी दशा में छात्रों से रूप रटने के लिए बार बार आग्रह करने के स्थान पर रूप का अभ्यास कराकर उन्हें परिचित कराया जाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें सर्वप्रथम अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों का अभ्यास कराया जाए, तत्पश्चात अन्य अकारांत, इकारांत आदि शब्द रूपों का अभ्यास कराया जाए। उदाहरण के लिए बालकः, रामः, गजः, सिंहः, नरः, अश्वः, देवः, घटः आदि शब्द रूपों का अभ्यास पहले कराया जाना चाहिए। धातु रूपों में पठ, स्था, दृश, धाव, खाद, पिब, लिख आदि धातुओं के रूपों का अभ्यास कराया जाना चाहिए। अनुवाद शिक्षण में वाक्यों के क्रम में सरलता का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहले छात्र छात्राओं को सरल, सामान्य, कथन या प्रश्नवाचक वाक्यों का अभ्यास कराया जाना चाहिए। उसके बाद कठिन वाक्यों पर ध्यान देना चाहिए। शेष विभक्तियों के रूप में शब्द रूप प्रकरण के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। जो तालिका यहाँ पर दी गई है, इसमें दिए गए हैं, देखिए पुल्लिंग कर्ताओं का पठ धातु लट लकार वर्तमान काल के साथ समन्वय,
ये भी यूपी बोर्ड के अनुसार है। बालकः सा पठति, बालकौ तो पठता, बालकः ते पठन्ति, यानी कि एक वचन का शब्द है बालकः। सा पठति यानी कि वह पढ़ता है, बालकौ दो बालक के लिए आता है, तो पठता वे दोनों पढ़ते हैं, बालकः बहुवचन में आता है, सब बालक, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। इसी प्रकार मध्यम पुरुष का त्वम पठसि तुम पढ़ते हो, युवाम पठता तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठता तुम सब पढ़ते हो, अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। इसी प्रकार हम नपुंसक लिंग का देख लेते हैं। फलम, फले, फलानिहि, तो यहाँ पर तत् पतति वह गिरता है, ते पततः वे दो गिरते हैं, तानी पतंती वे सब गिरते हैं। फल जो है नपुंसक लिंग में आता है। त्वम पतसि तुम गिरते हो, युवाम पतथा तुम दोनों गिरते हो, यूयम पतत तुम सब गिरते हो। तो इस प्रकार से जो है प्रयोग किया जाता है। अन्य कुछ वाक्य कह सकते हैं। बादल गरजता है, मेघा गर्जति, बच्चे पढ़ते हैं, बालका पठन्ति, सुदर्शन व्यक्ति सदा सौम्य होता है, सुदर्शन व्यक्ति सदा सौम्यम भवति। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में रूप चलते हैं। बालिका, बालिके, बालिकाः, यानी कि पहला बालिका आगी मात्रा रहती है, दूसरा बालिके एक ही मात्रा रहती है, बालिका आगी मात्रा और रहती है, विसर्ग रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है अनुवाद कार्य किया जाता है, यानी कि इन सबका बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, तभी अनुवाद कार्य ठीक प्रकार से कर पाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुवाद शिक्षण में बहुत सारी सावधानियों की आवश्यकता होती है, और इन सावधानियों को अगर नहीं रखा जाएगा तो अनुवाद कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो बच्चों को सभी जो भी धातु रूप हैं, शब्द रूप हैं, या फिर कर्ता, क्रिया, वचन, लिंग, कारक की सबका ज्ञान होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने देखा अनुवाद शिक्षण संबंधी कुछ सावधानियाँ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।